नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड सरकार ने कौशल विकास के 2 उप योजनाओं पर लगाई रोक। झारखंड सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 18 से 35 वर्ष के 1.40 लाख युवक और युवतियों को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना के तहत रोजगार के मामले में स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 4 उप योजनाएं चलाई जा रही है। 2 उप योजनाएं सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र पर राज्य सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है। योजनाएं रोकने के लिए यह तर्क पेश किया गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक युवक और युवतियों को प्रशिक्षित किए जाने का अनुमान है। कौशल विकास मिशन के निदेशक सह मुख्य कार्यपालक संजीव बेसरा ने इससे संबंधित आदेश भी जारी किया है। मिशन निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में प्रशिक्षण के लिए चुनी गई एजेंसियों का प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए वर्क ऑर्डर दिया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में इन योजनाओं के अधीन प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक युवक और युवतियों को प्रशिक्षण दिए जाने का अनुमान है। इससे प्रशिक्षण के लक्ष्य को पुनः निर्धारित करने की जरूरत है। इन परिस्थितियों के तहत प्रशिक्षण के लिए चुनी गई एजेंसियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अगले आदेश तक नया बैच न बनाए। साथ ही उन बेंचों को प्रशिक्षण तत्काल प्रभाव से बंद कर दे जिनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है। प्रशिक्षण पर रोक का यह आदेश तत्काल प्रभाव और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। झारखंड के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, 2024 में 3 से 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा झामुमो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा बयान दिया। बुधवार को यानी कि 14 फरवरी को डॉक्टर दुबे ने बाबा नगरी देवघर में न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि मैंने पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कहा था कि उनको जेल जाना पड़ेगा। जेल भी गया, अभी फिलहाल ED के गिरफ्त में है। साथ ही डॉक्टर दुबे ने यह भी कहा कि मैंने सोशल मीडिया X पर ट्वीट किया था कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अस्तित्व मिट जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने गलत ट्वीट किया है। मैंने उन सभी लोगों से कहा था कि मेरे इस ट्वीट को आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि 2024 में झारखंड में ना तो झामुमो बचेगा ना ही कांग्रेस बचेगी। हमने 2-3 बातें जो है पिछले 3-4 साल में झारखंड की जनता के साथ वादा किया था बाबा के आशीर्वाद से। एक तो मैंने कहा था कि सोरेन परिवार जेल जाएगा, तो वो हो गया, जेल चला गया सोरेन परिवार। अब जो कुछ बचे कुचे लोग हैं वो भी कगार पर है। दूसरा, कई एक लोगों को लगता है कि मैंने जो ट्वीट किया, मैंने कहा विधायक संपर्क में है, मैंने कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैंने कहा कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उसमें कई एक लोगों को लगता है कि शायद इससे जो है परेशानी हो रही है या मैंने कोई गलत ट्वीट किया है। तो मैंने इसीलिए सभी लोगों को कहा है बाबा के आशीर्वाद से कि वो ट्वीट को संभाल के रखिए, इंतजार करिए। 2024 में जो है ना झारखंड में कांग्रेस नजर आएगी, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पार्टी नजर आएगी, वो छिन्न भिन्न नजर आएगी। कम से कम 3-4 खंडों में विभक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा नजर आएगी। बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज, हेमंत को लेकर कह दी बड़ी बात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को चक्रधरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में झूठे वादों पर सरकार बनी है। हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों ने केवल राज्य को लूटा है, जिसका परिणाम है कि वे आज जेल में हैं। उन्होंने सीएम रहते हुए बालू, कोयला और सैनिकों की जमीन को बेचकर अपने नाम किया। झामुमो वाले यह भ्रम फैला रहा है कि हेमंत को भाजपा वालों ने जेल भेजा है, लेकिन लालू प्रसाद, शिबू सोरेन और मधु कोड़ा जब जेल गए थे तो उस समय भाजपा की सरकार तो नहीं थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गलत करने वाले को सजा मिलती ही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद को हेमंत सोरेन का पार्ट 2 बता रहा है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह मेरी सलाह है कि वे हेमंत सोरेन की तरह काम नहीं करे, नहीं तो उनके लिए भी होटवार जेल का दरवाजा खुला रहेगा। प्रश्न पत्र लीक होने पर JSSC की परीक्षा रद्द हुई है, कई लोग पकड़े भी गए हैं। ऐसे सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मरांडी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सहित झारखंड के सभी लोकसभा सीट पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। वहीं जनसभा में कई दलों के 60 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाजपा का दामन भी थामा। सीएम चंपई सोरेन की बाबूलाल मरांडी को तो टूक कहा भविष्यवक्ता और भाग्य विधाता ना बने। बाबूलाल मरांडी अगर यह कहते हैं कि हेमंत पार्ट 2 बोलने से मुझे भी जेल जाना होगा, तो वे भाग्य विधाता और भविष्यवक्ता बनने की कोशिश ना करें। उक्त बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही। वे अपने गांव झिलिंगोड़ा में बुधवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। श्री सोरेन ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने 14 साल तक भाजपा को गालियां दी, भला बुरा कहते रहे।
आज भाजपा के हितैषी बन रहे हैं, उनके बारे में तो बात करने का भी मन नहीं करता। वह उल जुल की बात बोलते रहते हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही 5 साल के लिए जनादेश मिला था। उनको साजिश कर 4 साल के बाद भाजपा ने जेल भिजवाया। भाजपा ने केंद्र एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय एजेंसियों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह से गलत इस्तेमाल करना उचित नहीं है। भाजपा अपने विरोधियों को कुचलने के लिए ही ईडी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि भाजपा में जाते ही सारे लोग दूध के धुले हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल तक हेमंत बाबू युवाओं के सम्राट बने रहे और गाँव से लेकर शहर तक का विकास किया। इससे परेशान होकर उनको जेल भिजवाया गया। अब जब हेमंत सोरेन की जगह मुझे बैठाया गया है तो यह हेमंत पार्ट 2 ही है। यह सुनकर लोगों को दर्द क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंड को लूटकर खाया है। मंत्रिमंडल विस्तार को दिया जा रहा है अंतिम रूप। चंपाई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को है, पर अब तक मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी है। झामुमो के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पार्टी के कोटे से कौन कौन मंत्री होंगे, पुराने चेहरे होंगे या नए चेहरे आएंगे। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि कुछ चेहरे बदल दिए जाएंगे, पर यह आज 15 फरवरी को ही तय हो पाएगा कि कौन कौन मंत्री बनेंगे। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में 10 मंत्री ही थे। एक मंत्री पद को खाली रखा गया था, पर इस बार सीएम के अलावा 11 मंत्री रखने पर विचार किया जा रहा है। इसे लेकर झामुमो के शीर्ष नेता कई दौर की बैठक सीएम चंपाई सोरेन के साथ कर चुके हैं। दुमका में सीएम के कार्यक्रम के बाद बसंत सोरेन की बात भी हुई। यह माना जा रहा है कि बसंत सोरेन का मंत्रिमंडल में स्थान तय है। पुराने चेहरों में जोबा मांझी, हफजुल हसन, मिथिलेश ठाकुर का स्थान भी तय माना जा रहा है। बेबी देवी को लेकर भी बातें हो रही है। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि उन्हें स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को सम्मान देने के लिए मंत्री बनाया गया है, इसलिए उनके बदलने जाने की संभावना कम है। वहीं 12वें मंत्री के रूप में सीता सोरेन अथवा सुदीप कुमार सोनू लेकर बात हो रही है। हालांकि यह तय नहीं हो सका है कि इन दोनों में कौन रहेगा। आज जो है 15 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन से राय लेकर 12वां मंत्री का नाम तय करके सूची राजभवन भेज दी जाएगी। दुमका में राज्य के जनजातीय हिजला मेला महोत्सव 2024 की तैयारियां जोरों पर, उपायुक्त ने दिए हैं निर्देश। दुमका में 16 से 23 फरवरी तक मयूराक्षी नदी तट पर चलने वाली राज्य के जनजातीय हिजला मेला महोत्सव की तैयारियों को लेकर दुमका उपायुक्त आंजनेय योलोदोडे ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हिजला मेला के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों को उनके कार्यों से अवगत कराते हुए कार्यों को समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त श्री दोडे ने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए गठित सभी समिति अपने दायित्वों का निर्वहन समय पर ईमानदारी पूर्वक करेंगे। मेला क्षेत्र की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भी सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्त करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मेला क्षेत्र में जगह जगह डस्टबिन रखने का निर्देश दिया। कहा कि कुल 6 तोरण द्वार बनाए जाएंगे। बाहरी कला मंच और भीतरी कला मंच में शौचालय सहित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिए। विभागों से संबंधित प्रदर्शनी लगाने का भी निर्देश दिया गया। कृषि विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि हिजला मेला महोत्सव के दौरान लगाए जाने वाले स्टॉल की सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी कर लें। रांची के मांडर चान्हो में ओलावृष्टि से सब्जियों की फसल को भारी नुकसान। दिन भर आकाश में बादल छाए रहने के बाद बुधवार की देर शाम राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा और गर्जन के साथ झमाझम बारिश हुई। कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। करीब 7 बजे बारिश शुरू हुई, जो देर रात तक रुक रुक कर होती रही। आज गुरुवार को भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इधर बारिश और ओलावृष्टि ने चान्हो और मांडर के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। बारिश के साथ ओला के गिरने से जहां किसानों के सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई, वहीं सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम करीब 6:30 पर चान्हो और मांडर प्रखंड के 82 गोकई, सिसई, मदई, हुरहुरी, नौदी, सिलांगाई, बजरा, डुमरी, सरवा, मांदरो, कुरकुरा, बखार, कैम्बो, गुड़गुड़ी जाड़ी, दर्जी जाड़ी, बांस जाड़ी, सरगांव और मुरजुली समेत अन्य गांव में भारी ओलावृष्टि से सैकड़ों खपरेल घर तबाह हो गए। वहीं गेहूं और सब्जियों की खेती नष्ट हो गई। ग्रामीणों के अनुसार करीब 5 से 8 मिनट तक लगातार ओलावृष्टि होती रही। आसमान से 100 से 200 ग्राम तक के ओले लगातार गिरते रहे। देखते ही देखते घरों और खेतों में तबाही मच गई। लोगों के घरों को आंगन में 1-1 फीट तक ओले जमा हो गए थे। आप सबको बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार की रात से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था। आकाश में बादल छाए हुए थे। कई स्थानों पर बारिश भी हुई थी। इधर राजधानी का न्यूनतम तापमान बुधवार को 14.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण चढ़ा हुआ है। यह सामान्य 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है।
आप सबों को बता दूं कि पलामू मंडल में भी कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि का असर गढ़वा में सबसे अधिक रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश भी हुई। सबसे अधिक रामगढ़ जिले में करीब 25 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। मौसम केंद्र ने अनुमान किया है कि शुक्रवार की सुबह तक कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ होगा। 20 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बासुकीनाथ में बाबा फौजदारीनाथ को चढ़ा तिलक, 75,000 तिलक हरवोनी की पूजा अर्चना। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बुधवार को बसंत पंचमी पर उत्साह और उमंग के बीच बाबा फौजदारीनाथ का शुभ तिलको उत्सव हुआ। बाबा के तिलको उत्सव में मिथिलांचल से पहुंचे लोग ससुराल पक्ष की ओर से आए थे। मिथिला के लोग माता पार्वती को बहन और भगवान भोलेनाथ को बहनोई मानते हैं। तिलको उत्सव के गवाह बने हजारों तिलक हरवों ने मंदिर परिसर में जमकर अबीर उड़ाए, मिठाइयां बांटी तथा महिलाओं ने मंगल गीत गाए। संपूर्ण मंदिर परिसर हर हर भोला के जयकारों से गूंज उठा। गाजे बाजे के साथ देर रात तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मंदिर प्रांगण में मिथिलांचल से पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। तिलक उत्सव में महिलाओं ने मांगलिक गीत गाए। भगवान ओघरदानी का तिलक देखने के साथ साथ श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। बाबा फौजदारीनाथ को तिलक के दौरान चांदी का मुकुट, आसन, अंगूठी, बाजू, मठिया, धोती, इत्र, फल फूल, दही, मिष्ठान आदि चढ़ाए गए। पंडित सुधाकर झा ने बताया कि तिलक उत्सव से लेकर महाशिवरात्रि तक माता पार्वती को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के प्रतीकात्मक त्रिशूल द्वारा माता पार्वती के मांग से सिंदूर भरा जाएगा। झारखंड के झुमरा पहाड़ के जंगल में दूसरे दिन भी पुलिस और नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग। बोकारो में 14 फरवरी को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ झुमरा और लोगू पहाड़ जंगल के सीमावर्ती जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के हलवे यानी कि तिलिया के डुमरपनिया के पास जंगल के इलाके में हो रही थी। झुमरा पहाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ सुबह करीब 9:30 बजे से शुरू हुई। 1 घंटे तक दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पुलिस और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ में 1 घंटे के अंदर दोनों ओर से 25 से 30 राउंड की गोलियां भी चली। इसके बाद रुक रुक कर अभी भी फायरिंग हो रही है। आप सबको को बता दूं कि मंगलवार 13 फरवरी को भी चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के चुट्टी पंचायत अंतर्गत सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी। गिंधोनिया जंगल में हुए मुठभेड़ में 2 घंटे तक सैकड़ों राउंड गोलियां चली थी। बताया जा रहा है कि बिजनेस उर्फ काना के दस्ते के साथ ही सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है, जिसमें 15 से 20 नक्सली शामिल हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार को मुठभेड़ में शामिल नक्सलियों की सुरक्षा बलों द्वारा जंगल की टोह ली जा रही थी। इसी क्रम में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात कोबरा बटालियन ने क्षेत्र के जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए प्रवेश किया था। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में हुआ है बड़ा खुलासा। छापेमारी में मिले हैं अहम सुराग। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस को आरंभिक जांच में कुछ अहम तथ्य मिले हैं। जानकारी मिली है कि प्रश्न पत्र बेचने और परीक्षा पास कराने में जो डील हुई थी, उसमें दलालों ने विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षा के तौर पर रख लिए थे। पैसा देने के बाद छात्रों को उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र लौटाना था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पेपर लीक की पूरी योजना पटना में तैयार हुई थी या रांची में, इसके बारे पता लगाया जा रहा है। यह अनुसंधान के बाद ही पुलिस के लिए स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस ने बुधवार को छापामारी के बाद इस केस में 2 संदिग्धों को नगड़ी से हिरासत में लिया था। इन दोनों से पुलिस की पूछताछ जारी है। दोनों बिहार भागने वाले थे। इधर जो है 2 अन्य लोगों की तलाश में पुलिस की एक टीम को पटना भेजा गया है। पुलिस के अनुसार पेपर लीक का मामला सुनियोजित था। इसके लिए पहले से योजना तैयार कर छात्रों को परीक्षा पास कराने के नाम पर दलालों के द्वारा संपर्क किया जा रहा था। पुलिस को इस केस में कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता की जानकारी मिली है, जिसके बारे में पुलिस सत्यापन कर रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।